क्योंकि एक बार वापस से लाइसेंस स्टार्ट कर दिया है मैंने। सो अभी वापस से कनेक्शन जो है प्रॉपर आ चुका है। लेट्स सी। सो एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है। और मैं वाइल प्रोजेक्ट में हम ज्वाइन कर लेंगे। और हाँ, मैं बता रहा था आपकी ज्वाइन होते तब कि भैया से ही जो कुछ भी एंकरिंग वाला पार्ट अगर मेरा देखा जाए, जो भी सीखा है मैंने उन्हीं को देख के सीखा है। और वहीं से ही स्टार्ट हुआ था, उन्हीं को ही मैंने एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम एंकरिंग करते हुए देखा था। देन उनका स्टेज प्रेजेंस देखा, ये सारी चीज़ देख के धीरे 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 कुछ सीख के फिर स्टेज पे जाना गया मैं, और जो भी सीखा है वहीं से ही सीखा है। सो आई होप आप लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आज। और इंटरेस्टिंग है आज का सेशन, एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उनको सुनना मेरे लिए बहुत अच्छा होता है और मैं बहुत सुनता हूँ। ओके। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके। हम्म, एक सेकंड, बैक कुछ कैमरा। कुछ इशू है। कुछ इशू है। हाँ, बैक एक कैमरा ऑन सेकंड। करो, बैक कैमरा। हाँ, राइट 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 राइट, यस। हियर आई आपने स्पीकर में लगा रखा है क्या? एम। तो मेरे पास रिवर्ट आ रहा है वापस से। कनेक्टेड सुनाई दे रहा है। बिल्कुल सुनाई दे रहा है, हम्म। लेकिन मेरी आवाज का रिवर्ट मेरे पास आ रहा है अभी भी। चलो कोई ना, दिक्कत नहीं। स्टार्ट हम्म। करते हैं। भैया ओल्ड मेमोरीज गिटार। सो भैया क्या हाल? हाल बढ़िया है। और तुम कैसे हो? मतलब सरप्राइजिंगली हम शायद एक ड्रेस कोड में आज ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं लगा था पहले। हमने सोचा नहीं, हम्म। पहले ऑडियंस को बता दूं, ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था हमने। तो जो भी है ये कोइंसिडेंसली है। ओके। सो भैया लॉकडाउन में क्या चल रहा है अभी, सबसे पहली बात? लॉकडाउन देखो, दो चीजें, ना तो रेडियो रुकता है ना शब्द रुकते हैं। तो रेडियो भी चल रहा है और शब्द भी चल रहे हैं। लिख रहा हूँ, कहानियां सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ। ओके। एंड देन ऑब्वियसली रेडियो भी चल रहा है। बहुत बढ़िया। और एग्जैक्टली सही बताओ तो आज मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, ठीक है? अभी तक सेशन का ये मतलब इतने सेशन हो चुके हैं, इसमें दूसरी बार है मैं सिर्फ सुनने आया हूँ। मैं बहुत कम बोलूंगा, आज से सुनूंगा ज्यादा। तुम ही लाए हो मुझे लाइव पे कि लाइव पे आओ, बात करो बात करो बात करो। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आप वैसे पिछले बिजी इतने रहते दिनों हो, से आप बहुत बिजी रहते हो, तो इसलिए आप ऑफ कोर्स ऐसे ही। सो तुम बताओ, लाइक व्हाट इज द सेशन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? इट इज अबाउट क्या यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उसको पता लगे, एक रेडियो जॉकी जो होता है, एक वॉइस जो होती है, वो किस तरह से आपको रखनी चाहिए कि आपकी आवाज सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाए, आपको सुनने के लिए लोग बिल्कुल लालायित हो जाए, वो चीज का देखो, जो राज। दो दो अलग अलग चीजें हैं। आवाज अच्छी और मंत्र मुग्ध करना है तो डेफिनेटली आप सिंगिंग सीखें, अपने आवाज पे काम करें, रियाज करें। ओके। आरजेइंग इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आरजेइंग को केवल आवाज से नहीं जोड़ता। जरूरी नहीं मेरी आवाज बहुत अच्छी हो, ऐसा ऐसा नहीं है। ओके। लेकिन इट जस्ट दैट कि आप क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज व्हाट यू स्पीक। ओके। एंड क्या इज योर कंटेंट, क्या इज योर वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, जो भी चीजें आप बोल रहे हैं वो सही बोलें। तो ओके। वो पहला होता है, व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक। देन इट इज लाइक व्हाई एंड टू whom यू आर स्पीकिंग। लाइक आप किससे बात कर रहे हो? आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, या मैं किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ जिसका शायद इंटरेस्ट नहीं हो बहुत अच्छी लैंग्वेज में, उसको शायद अपनी लैंग्वेज में कुछ पसंद है, अपनी स्टाइल में कुछ पसंद है। तो आरजे को पता होना चाहिए कि उसे किससे बात करनी है, कौन उसकी ऑडियंस है। ओके। एंड देन हाउ यू स्पीक, किस तरह से आप बोलते हैं, स्टाइल क्या है, थोड़ा सा आपका वो टशन जिसको अपन बोलते हैं वो एक्स्ट्रा क्या है, व्हाट व्हाट इज योर वे, व्हाट इज योर स्टाइल। तो आई गेस ये चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, लाइक व्हाट आप क्या बोल रहे हैं, टू whom किससे बोल रहे हैं, एंड देन हाउ यू स्पीक, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप आर्जेंग को आई गेस जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ठीक है, बेसिक पैरामीटर्स आप क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी है, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब दैट्स एन इन डेप्थ क्वेश्चन। लेकिन ठीक है, बेसिक्स में बताऊं तो केवल आवाज़ बिल्कुल नहीं है।
आवाज़ हो सकती है बहुत लोगों की अच्छी हो सकती है और होती भी है, और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर आरजे की आवाज़ अच्छी हो। हाँ, उसको जज इस तरह से ही किया जाता है, अच्छी आवाज़ है तो आरजे बन सकते हो, या अरे वाह आपकी आवाज़ अच्छी है यार, तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ दैट गेम। ओके, चलो सेशन की अगर शुरुआत करते हैं सबसे पहली, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरह से आपका इंटरेस्ट जगा? ओह, मेरी शुरुआत रेडियो में। बिल्कुल। रेडियो में इंटरेस्ट आई गेस, मतलब फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पहली बार मैंने रेडियो सुना है ध्यान से, गौर से, विविध भारती सुना, जो ओके। ऑल इंडिया रेडियो चलता था। ये तो मुझे लगा कि यार आकाशवाणी ये काम राइट। तो, हाँ हाँ, ये काम तो किया जा सकता है यार। फिर मैंने जॉनी लीवर के कैसेट्स आते थे जब मैं बहुत छोटा था, लाइक मे बी फिफ्थ या सिक्स में, तब जॉनी लीवर के मिमिक्री कैसेट्स आते थे, तो मैं उनकी ऑडियो सुनता था और हम्म। मिमिक्री कॉपी करता था। तो मुझे लगा था कि हाँ यार ओके। ये ऑडियो वाला काम है, ये जॉनी लीवर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। ओके। एंड देन टेंथ क्लास में पहली बार मैं दिल्ली गया था, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा दिल्ली, मैं उससे पहले कभी गया नहीं था। तब मैंने रेडियो सुना, एफएम सुना कार में, और मुझे लगा यार ये तो पॉसिबल है, अब तो हम्म। कंफर्म है कि अपन कर सकते हैं रेडियो में काम। सरप्राइजिंगली अजमेर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी, अपन जानते ही हैं, तुम भी जानते हो अच्छे से, कि अजमेर बिल्कुल। में रेडियो स्टेशंस 2007 में आए थे, 2007 में पहली बार एक रेडियो स्टेशन आया। बिल्कुल। और मैंने वहाँ पर ऑडिशन दिया, आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मना कर दिया गया कि नहीं आपका नहीं हो पाया है, किसी और का हो गया है। मैंने ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं सेकेंड ईयर में था, मेरे एग्जाम्स चल रहे ओके। थे। लकीली मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, एंड देन आई गॉट अ कॉल कि यार वो जिनका सिलेक्शन हुआ था ना, वो बैच पूरा का पूरा ही डिस्कार्ड कर दिया है सीनियर मैनेजमेंट ने, और मे बी तुम्हें एक चांस दे रहे हैं तो यू कम। तो मैं फिर ओके। गया ऑडिशंस के लिए, इस बार और डिटेल्ड इन डेप्थ ऑडिशन हुआ, एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड 2007 में। ये मेरा मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि अजमेर में जब पहले आरजेएस की फर्स्ट टाइम रेडियो स्टार्ट हुआ था और आरजेएस की टीम सेलेक्ट हुई थी, तो उसमें मैं आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। ओके। सो दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट, पहली बार रेडियो पर आवाज़, किस्मत मान लीजिए मेरी थी कि अजमेर के रेडियो स्टेशंस में जो पहली आवाज़ गई थी वो मेरी थी। तो ये मेरे लिए तो नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा, भले बिल्कुल लोग बिल्कुल। जाने ना जाने, लेकिन मैं जानता हूँ कि इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। बिल्कुल, अब लोग जान चुके हैं, कोई टेंशन नहीं, अब लोग जान चुके हैं। आई एम श्योर लोग जान चुके हैं। So that was my beginning in 2007. I started my career with radio station. तब मैं आरजे ही था, मॉर्निंग शो करता था 7 से 11, सलाम अजमेर, दैट वाज द शो। ओके। और तो इस बीच में जो आपने कुछ नहीं किया, कि आपने बोला कि हाँ मुझे रेडियो में काम करना है, अब रेडियो में आवाज देनी है, तो अपने ऊपर आपने जैसे जॉनी लीवर के सुनते थे आपने और विविध भारतीय का सब बताया, इसमें अपने ऊपर क्या काम करना स्टार्ट किया आपने उस टाइम? मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटोर्स आए। जब आप एक इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो यू गेट टू वर्क विद पीपल जो आपसे पहले काफ़ी काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, जो आपसे बेटर हैं ऑब्वियसली। मैंने उनसे काम किया, तो हर एक शख्स ने मुझे कुछ सिखाया, वो चाहे मेरे कोवर्कर्स हों, चाहे मेरे कलीग्स हों, चाहे मेरे बॉसेज हों, बिकॉज जो फील्ड आप जानते नहीं वो आपके लिए नया है, एवरीबडी इज़ अ टीचर देन। तो किसी ने सिखाया कि मिमिक कैसे करनी है, कैसे कर सकते हैं, किसी ने सिखाया कि शब्दों पे कैसे कंट्रोल किया जाता है। हो सकता है कि आप हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, कई थे जो नुक्तों के बड़े पंक्चुअल थे, बहुत ज़्यादा नुक्ते संभाल के बोला करते थे, तो मैं आज भी नहीं बोल पाता ढंग से, लेकिन उनसे सीखा कि अच्छा सही नुक्ता कैसे लगता है, यानी ओके। उर्दू की अगर आप बात करें तो सही कैसे बोली जाती है, आज भी सीख रहा हूँ। हिंदी स्पष्ट कैसी बोली जाती है, क्लिष्ट हिंदी हो तो वो कैसी बोली जाती है। तो लैंग्वेज पे कमांड लोगों ने सिखाई मुझे याद है जब मेरा पहला इंटरव्यू चल रहा था, तब मेरे साथ में विवेक भैया थे, विवेक शर्मा, हु इज़ अ फोटोग्राफर एंड अ रेडियो जॉकी फ्रॉम अजमेर ओनली। उन्होंने ओके। दिल्ली में काम किया है, न्यूज़ चैनल्स में काम किया है, एंड दिल्ली के रेडियो स्टेशंस में काम किया है। उन्होंने मुझे पहली बार जब मैं ये मान लीजिए कि ऑडिशन के लिए बैठा था, तब उन्होंने मुझे एक टंग ट्विस्टर दिया था कि ये कर सकते हो क्या, तुम ट्राई कर सकते हो क्या। तो आई ट्राइड एंड इट वाज कुशासन कुशासक, सुशासन सुशासक। तो ओके। तब उन्होंने कहा था श और स में बहुत फ़र्क होता है, लोग गलत बोलते हैं। तो मुझे समझ आया कि अच्छा ठीक है कि ये गलती लोग करते हैं। और तो एक तरह का स्टार्ट था वो, मेरे को मेरी मतलब पूरी जर्नी का आज तक का हर मोमेंट याद है जब मैंने कुछ सीखा हो। तो मैंने उनसे ओके। ये सीखा था कि शब्दों की बिल्कुल साफ शब्द कैसे बोले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिखाया। और मैंने खुद पर काम करने की जो बात कर रहे हो, तो ये समझा कि लोगों को क्या पसंद है, किस तरह की बातें वो सुनना चाहते हैं। जैसे आज मैं स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को कहानियाँ पसंद है, इसलिए मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ या खुद पढ़ रहा हूँ ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ सुनाऊँ। शायद मेरा ये मानना है कि पीपल लाइक स्टोरीज, तो मैं स्टोरीज पर काम कर रहा हूँ। तो एवरी डे आई वर्क ऑन माई सेल्फ, ऑन माई कॉन्टेंट, कॉन्टेंट आई वुड से, जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर काम बहुत किया। ओके।
सो जब आपने देखा कि हाँ भाई अब मुझे रेडियो पोर्शन में जाना है, जब आपने फैमिली को बताया कि हाँ भाई मुझे रेडियो वाले पोर्शन में जाना है, जहाँ की आप जहाँ से अजमेर में उस टाइम था ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नई नई चीज आई है लोगों के सामने, लोगों को कुछ इस बारे में पता नहीं है, अपनी फैमिली को कन्विंस करना, वो क्या सीन था? वो बड़ा किस्मत थी मेरी, मान लो यार, कि मैं आई वॉज द गुड बॉय ऑफ द क्लास, मेरे घर का वो बच्चा जो चुपचाप बातें मान लेता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा। वो पता नहीं, शायद किसी ने अपोज नहीं किया। एंड सरप्राइजिंगली जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था ना, तब मैं सेकेंड ईयर में था। तो हम्म। मैं पढ़ रहा था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, और उसी ड्यूरेशन में जॉब लग गई। तो इट वाज लाइक अ पार्ट टाइम जॉब एट दैट टाइम। फैमिली को लगा था कि अभी कर रहा है फिर छोड़ देगा, हाँ। तो मेरा मूड नहीं था छोड़ने का। बट किस्मत ऐसी थी कि अगेन फैमिली ने बोला नहीं 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 यार, कोई डिग्री करो, तुम्हारी तो ग्रेजुएशन हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ, देन डू हम्म। समथिंग, कोई डिग्री करो फिर कर लेना जो मन करे। हाँ। तो आई सेड चलो ठीक है। तो मैंने वो जॉब, फर्स्ट ईयर जब मेरा जॉब का करियर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा नहीं करते, पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैंने ओके। आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। 2 साल के लिए मैंने एमबीए किया जयपुर से। तो जब मैं, हम्म। अब वो किस्मत थी कि मैं एमबीए ख़त्म करके मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में गया था टू क्लेम माय सर्टन पीएफ एंड एवरीथिंग, एंड आई गॉट अ जॉब ओके। अगेन। तो वो उनको भी पता नहीं था कि कैसे ये वापस इस फील्ड में आ जाएगा। उनको लगा था एमबीए कर लिया अब कुछ सीरियस जॉब करेगा यार, रेडियो वीडियो नहीं अच्छा। करेगा। बट वो मेरी किस्मत थी, एंड मैंने रेडियो कर लिया। तो अच्छा। दैट वाज तो इट। मतलब पता ही लगा कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा कुछ। हाँ, यू कैन से दैट। जस्ट गो विद द फ्लो। उनको भी मौका नहीं मिला ज़्यादा अपोज करने का, किस्मत थी। ओके। तो जब आपने 2 साल आपने कहा कि 2 साल आपने ब्रेक लिया एमबीए करने के लिए, उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में, यार मैंने गलती कर दी, या फिर हम पूरा स्टडी में लगे हुए थे, ऐसा कुछ? गो विद द फ्लो एज यू सेड। तो जब एमबीए किया, तब एमबीए किया, मेहनत करी, उसमें भी बहुत दिमाग लगाया। और फिर पढ़ाई भी करी, साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्वाइन करी, थिएटर ज्वाइन करा, थिएटर करा वहाँ पे, हम्म। सीखा थिएटर बेसिक वहाँ पे। एंड देन मेरे कॉलेज का एक छोटा सा कम्युनिटी रेडियो है, तो मैं उस रेडियो का भी पार्ट था, तो रेडियो तब भी मेरे साथ था। ओके। समहाउ मैं वहाँ पर भी रेडियो कर ही रहा था, किसी तरह से रेडियो प्रोग्रामिंग टीम के साथ काम कर रहा था। तो ठीक है, किस्मत थी। अगेन मैं आई वुड से कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट करती है, यू नेवर नो, कनेक्टिंग डॉट्स एज वी कॉल इट। तो वो वैसा ही कुछ था। ओके। तो मैंने सो पढ़ाई करी, पढ़ाई के टाइम भी मैं कह रहा हूँ, जैसे थिएटर किया तो खुद पे काम किया, एक्टिंग स्किल्स पे काम किया, बहुत सारी चीज़ें करी। तो इट इज़ लाइक दैट। अब एक अपन देखें कि जैसा ये रेडियो वाला पार्ट भी एक बिल्कुल, जिसके चेहरा किसी के सामने से एक आवाज आ रही है, ठीक है, थिएटर जहाँ पे देखते हैं, थिएटर बिल्कुल सामने आ चुका है अब इंसान के, तो उस टाइम ये नहीं लगा कि नहीं यार मुझे पीछे रहना चाहिए या फिर आगे रहना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, थिएटर से बात करोगे तो मैं स्कूल टाइम में जुड़ गया था। मेरे जो फैकल्टीज थे स्कूल के, उन्होंने कहा था कि तू स्टेज पे अच्छा कर लेता है। पोइट्री करता था मैं स्टेज पे तब, व्हेन आई वाज इन ओके। 10th क्लास। तो उन्होंने कहा कि तू अच्छा कर लेता है, तू स्टेज पे आ। तो हम्म। मैंने ठीक है अपॉर्चुनिटी समझी और कर लिए, छोटे छोटे रोल्स किए मैंने, और मज़ा आ रहा था। क्योंकि मेरा ही मानना है, जैसे थिएटर में तो ऑब्वियसली अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो आपकी आंखें भी एक्टिंग करती हैं, आपका चेहरा भी करता है, आपकी बॉडी भी करती है, और आपकी आवाज़ भी करती है। आवाज़ की एक्टिंग मेरी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि मैं रेडियो में था। तो मुझे पता था हम्म। कि मैं अपनी आवाज़ से कोई भी एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, लेकिन शायद फिजिकली वो एक्सप्रेशन या चेहरे पर वो ना आए। देन आई नीड टू डू समथिंग एल्स। इसीलिए मैंने थिएटर किया था, और थिएटर को सीखना था ताकि पब्लिक को फेस करना सीखूं। स्टेज फेयर अगर है तो वो निकले। हम्म। बैक स्टेज रहकर या अंदर स्टूडियो में बोलना हालांकि आसान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लाखों लोग आपको एक साथ सुन रहे होते हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक का रिएक्शन अगर मिलता है तो आपको आपका फेलियर सामने के सामने दिख जाता है। आपकी कोई लाइन अगर आपने गलत बोली, तो हम्म। रिएक्शन पब्लिक के सामने होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। तो इसलिए बिल्कुल। थिएटर या फिर लाइव स्टेज, ये अपने आप में चैलेंजेस लेकर आते हैं, तो वो सीखना था। इसीलिए आई डिड थिएटर। ओके। तो थिएटर इसलिए ज़रूरी था, ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ आवाज़ में ही रहना है, मुझे एक्सप्लोर करना था। मैंने मैंने आई डिड सो मेनी थिंग्स। मतलब अपना खुद का एक छोटा सा थिएटर ग्रुप बनाया था। देयर वर 6 मेंबर्स मेरे कॉलेज टीम में, एंड वी डिड प्लेज इन आवर स्कूल एंड कॉलेजेस, और कॉलेज के बाद स्टेट लेवल पे, और अलग अलग तरह के प्लेस किए थे। तो सीखना था, लर्निंग एक्सपीरियंस था, आई गेस। ओके। तो जब आपने स्टार्ट किया था हम्म। अपना फर्स्ट टाइम, आप जब आरजे वहां पे आप माइक के सामने बैठे, वो वाला क्या फील था कि आपकी आवाज अब पहली बार लोगों के पास जाने वाली है, अजमेर के लोग आपको सुनने वाले हैं, वो क्या फील था? वो बहुत ही
बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, अब बहुत ही डरावनी फीलिंग थी, दोनों बोथ एट द सेम टाइम। आपको डर भी लग रहा है क्योंकि पता है पूरे शहर में हल्ला था, 4 महीने से हर दिन एडवर्टाइजमेंट्स जा रहे थे कि रेडियो ऑन होने वाला है, ऑन होने वाला है, ऑन होने वाला है, एंड एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि ये बोलेंगे कुछ रेडियो पर, है ना। बहुत टाइम से म्यूजिक चल रहा था, ड्राई रन चल रहे थे एंड म्यूजिक चल रहा था, एंड एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि ये चलेगा कुछ। बिल्कुल। समहाउ किस्मत, मतलब पता नहीं उस दिन क्या अजीब सी सिचुएशन थी, बट वी प्रैक्टिस्ड अ लॉट। हमने अपने पहले लिंक की बहुत प्रैक्टिस की थी, फर्स्ट टाइम जब हम रेडियो पे जा रहे थे हमारी पूरी टीम ने, ओके। और कई दिनों तक प्रैक्टिस की थी उस एक लिंक की कि यार बोलना है कुछ। और मेरी जोधपुर की जो टीम थी वो उन्होंने अजमेर के रेडियो सेट्स के पास फ़ोन लगवा रखे थे स्पीकर पे कि हमें सुनना है, एंड देन सो मेनी पीपल, मेरे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सुन रहे थे, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने पहली बार रेडियो पर बोलना था। तो बहुत ही कमाल की फीलिंग थी, बहुत ही मतलब आई स्टिल रिमेंबर फ्यू वर्ड्स कि मैंने उस टाइम पर क्या बोला था और मुझे क्या रिएक्शंस मिले थे उसके बाद। मेरे क्लासमेट्स के, जो मेरे स्कूल मेट्स थे जिनको पता ही नहीं था कि मैं शायद रेडियो पर आ गया हूँ, वो मुझे कॉल कर रहे थे लैंडलाइन पे, और दे वर सेइंग कि मैं तेरे साथ पढ़ता था यार, तुझे याद नहीं है क्या यार, तू ये तू वो, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे लिए तो वो मतलब बहुत बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। ओके, तो आपने बताया आपको अभी भी याद है, तो एक बार आप सुन सकते हैं क्या बोला था आपने फर्स्ट टाइम रेडियो पे जब अजमेर में आपने बोला था? क्या लाइंस थी वो? हाँ, ये आरजेस को जरूर बोला जाएगा कि बोल के दिखाओ। बिल्कुल देर 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 आर आरजेस हु आर एडेड, अभी लाइव में जो ऐड हुए हैं, कुछ मेरे टीम मेंबर्स हैं जो ओके। मुझे देख रहे होंगे और सोच ही रहे होंगे कि चलो बॉस अब बोल के दिखाओ, बहुत हो गया, हमारे चेक काट लिए अपने। दैट वाज मतलब वो बड़ा वेग सा, मुझे याद है कि वो जो एक लाइन है जो रेडियो में अक्सर इस्तेमाल होती है, मैंने भी तब कहीं सुनी होगी, तब यूज़ की होगी, कि बहुत ही जल्द रेडियो सेट से हमारी आवाज़ें बाहर निकलेंगी और आपके कानों के रास्ते आपके दिल में उतर जाएंगी। ऐसे करके हमने अपने लिंक को स्टार्ट किया था उस टाइम, आज से 13 साल पहले, 13 ईयर्स बैक। 13 साल तो बहुत होते हैं यार, पता नहीं उसके बिल्कुल, बाद तो क्या बहुत क्या चेंज हो बहुत गया। सी, बिल्कुल बहुत होता आई स्टार्टेड गेटिंग इमोजीज जहाँ पर मेरा एक टीम मेंबर स्माइल कर रहा है कि हाँ बॉस बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सो जब आपने Anyways, वहां पे बोला, आपका शो चलने लग गया, लोग सुन रहे हैं आपको, और अभी लोगों को पता नहीं है चेहरा क्या है सिर्फ आवाज के पीछे। जब आपको पहली टाइम फेस करना पड़ा ऑडियंस को कि हाँ भाई ये है चेहरा जिसको आवाज से सुनते आ रहे, उस टाइम क्या फील था, क्या ऑडियंस का रिएक्शन था? ऑडियंस का रिएक्शन, ऑडियंस का रिएक्शन नहीं, मैं एक छोटा सा रिएक्शन बताता हूँ। मैंने एक, वी डिड एन इवेंट अजमेर में, हमने एक इवेंट किया था जो आइलैंड है अपना, आना सागर वाला आइलैंड जो है, वहाँ पर, वहाँ हमने भूत भुलैया सेटअप की थी कि भूल भुलैया है ना, आपको आना है, स्कैरी हाउस बनाया था वहाँ पे। तो वो रात को इवेंट चल रहा था और बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और वो काफ़ी भीड़ वहाँ पे आ गई थी। तो मैंने वहाँ पर मतलब ऑन द स्पॉट एंकरिंग बोली गई करने के लिए कि वो आपको करनी है। तो मैं ठीक है कर लेते हैं, मैंने एंकर किया। एंकर कर, वहाँ बहुत भीड़ थी, मुझे भी नहीं पता था कितने लोग हैं क्या है, बट ठीक है, आई डिड मैनेज पीपल, उनको बिठाया, उनसे बात बात करी एंड एवरीथिंग हैपेंड। और वो बड़ा कियोस हो जाता अगर पब्लिक हैंडल नहीं होती तो। फिर अगले दिन मेरा क्लासमेट था, कॉलेज क्लासमेट, वो मुझे बोला कि भाई मैं तुम लोगों के उस इवेंट में गया था और वहाँ पर बहुत सारी क्राउड थी, सो मेनी पीपल वर देयर, लेकिन तेरे एंकर ने बहुत अच्छा संभाला यार, जो तुम्हारा रेडियो पे बोलता है ना, उस एंकर ने बहुत अच्छा संभाला यार। मैंने कहा, तूने देखा नहीं था क्या उसको? बोले नहीं, मैं बहुत पीछे खड़ा था यार, मेरे को सिर्फ आवाज आ रही थी, बट वो तुम्हारे रेडियो पे बोलता है कोई आरजे हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनको पहले तो ये लगा ही नहीं कि मैं ही हूँ, मैं रेडियो पर बोलता हूँ, बट ठीक है, धीरे धीरे लोगों को लग गया अरे यही है क्या यार, छोड़ो, मतलब पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट लाइटली कि अच्छा ये रेडियो बोलता है, अपना क्लासमेट है। सो दैट वाज द लेकिन केस। उस टाइम में देखा जाए कि एक आरजे की फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी, और बहुत ज्यादा अभी स्टार्ट ये हो चुका है कि एक आरजे को लोग मिलना चाहते थे उस टाइम पे। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास बहुत सारे फैंस के कॉल आ रहे हैं, हमको मिल रहा है, मैसेज आ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ? मैं बोलूंगा कि वी वर लकी इनफ, क्योंकि हमने जब रेडियो स्टार्ट किया था ना, तब रेडियो का बेस्ट टाइम था। मतलब एफएम स्टेशंस ना लॉन्च हो रहे थे हर जगह और हर सिटी में, मतलब टॉप टू बॉटम एनी सिटी यू नेम इट एंड यू विल गेट पीपल हु आर क्रेजी अबाउट रेडियो जॉकीज। और वो गोल्डन एरा बोलूंगा मैं उसको रेडियो जॉकीज का, स्पेशली अजमेर शहर में। हालांकि अभी भी अजमेर इज रिस्पॉन्डिंग प्रीटी वेल, बिकॉज फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो मेनी एक्सेस इज देयर कि लोग आपसे कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं लाइव में या समवेयर एल्स। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब हम ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो थे ही नहीं, सिर्फ रेडियो पे थे। तो इट वाज कोर लिसनरशिप आपकी रेडियो इमेज की, आप जो बोलते हैं लोग उसे ध्यान रखते हैं। मतलब जरूरी नहीं है मैं आपको फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूँ तभी मैं आपका फैन हूँ, हो सकता है मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, मैंने आपका कोई ऑडियो सुना है, या मैंने एनीथिंग। तो वो जो कोर रेडियो लिसनर्स थे उस टाइम के,
वो जब आपकी बातें रिपीट करते थे या आप जो लाइंस बोल रहे हैं वो रिपीट करते थे, वो बड़ा स्पेशल मोमेंट होता था मेरे लिए कि वो ये ओके सुन रहे हैं। मेरे एक लिसनर थे, मुझे उनका नाम पूरा याद नहीं आ रहा, मिस्टर फकरुद्दीन अली ऐसे उनका नाम था। वो ओके मुझे फिक्स फिक्स टाइम पे रोज फोन करते थे कि सर 9:15 बज गए, मेरा फोन आने वाला है, आपको पता नहीं था, आपका फोन बिजी आ रहा था। मैंने कहा यार मुझे आइडिया नहीं था। और वो फिक्स टाइम पे फोन करेंगे कि मुझे ओके आपका कॉन्टेस्ट खेलना है, आप इस टाइम खेलते हैं एंड आई वांट टू प्ले दैट कॉन्टेस्ट। या देयर वाज अ टाइम जब हमने गिफ्ट्स जो हमारे स्टेशन से लोग लेके जा रहे हैं उनको ऑटोग्राफ तक किया है कि ओके इस पे आप एक बार साइन कर दो, इस पे ऑटोग्राफ दे दो। एंड दैट वाज अ ह्यूज थिंग, बिग थिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं तो एक छोटे से शहर में रहता हूँ, एक छोटे से रेडियो स्टेशन पे जुड़ा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा शहर नहीं है, हो सकता है कि यहाँ फैन फॉलोइंग होनी हो, वी नेवर नो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मतलब दैट वाज ह्यूज। ओके हम लोगों ने कई लिसनर्स के यहाँ घर जाके जब केक काटे हैं तो वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आप लोग आए, सेलिब्रेट करने आए, दैट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। तो यू फील ग्रेट एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट योर जॉब कि आपको रिएक्शंस मिलते हैं और फैंस बिल्कुल मिलते हैं। मतलब फैंस एक ऐसी चीज़ है जो शायद उस एज में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारा फैन होगा। ऐसा कौन सा टैलेंट है हमारे पास यार। मतलब सिंगर्स या मे बी डांसर्स लाइक यू, मे बी एक्टर्स, उनके पास डेफिनेटली होते हैं, पर हमारे पास, हमें नहीं लगा था कि कोई ऐसा टैलेंट है कि लोग हमारे फैन बनेंगे। बट ऐसा मोमेंट आया और वो बड़ी कमाल की फीलिंग थी। तो डेफिनेटली ऐसा ओके हुआ है कि लोग मिलना चाह रहे हैं, लोग ऑफिस आए हैं, लोग ऑटोग्राफ्स के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो गोल्डन एरा, बेस्ट एरा ऑफ माई लाइफ आई वुड से। ओके सो इसमें अगर देखा जाए कि आर्टिंग वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो उसमें हर रोज एक नया टॉपिक चाहिए होता है, हर एक नए टॉपिक पे बोलना होता है हमें, और एक लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड शब्द होते हैं। तो वो उसको कैसे प्लान किया जाता था, क्योंकि अपन को सिर्फ आदत यही थी कि सुना है अपन ने बस। आज भी जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग रेडियो से नहीं हैं या रेडियो को कम जानते हैं, उन्हें बता दूं कि ये काम तब भी बहुत चैलेंजिंग था, अब और ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि एक आरजे को दिन के करीब 16 डिफरेंट आइडियाज़ प्लान करने पड़ते हैं अपने शो के लिए। 4 घंटे का शो होता है तो वो 16 लिंक्स प्लान करता है। ये 16 लिंक्स में वो 16 आइडियाज़ डालता है, 16 तरह की चीज़ें डालता है। थिंक अबाउट इट कि आप आज टिकटॉक और यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बिलीव इट और नॉट, ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स आरजेस ने रेडियोस पर किए हैं, अपने एफएम स्टेशन पर किए हैं। टाइप्स ऑफ पीपल या एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं और वो रोज सोचते हैं सब चीज़ें। बट उनका चैलेंज ये है कि वो ऑडियो में सोच रहे हैं। तो आप ओके जब तक किसी चीज़ को देख नहीं लेते तब तक आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल विजुअल्स आर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट। तो वो प्लानिंग हम तब भी करते थे। रोज के 16 लिंक, 16 आइडियाज, 16 में से कई लिंक्स तो ऐसे हैं जो कनेक्टेड हैं आपस में, जिसे हम फैब्रिक कहते हैं, जो आपस ओके में एक दूसरे से कनेक्टेड लिंक्स होते हैं। तो वो प्लान करते थे। पहले लगता था कि यार बोलना ही तो है, कुछ भी जाके बोल देंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आरजेएस के बारे में लोगों को लगता है कि कुछ भी बोल देते हैं, तो वैसा नहीं होता। दूसरा, आपको लगता है कि कोई लिख देता होगा यार, इनकी स्क्रिप्ट कोई लिख देता होगा, ये लोग प्रिपेयर करके दे देता होगा इनको, तो वैसा नहीं होता। आप खुद ही अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस था जब मैंने वहाँ देखा। और फिर ओके स्क्रिप्ट्स लिखी हैं खुद अपने हाथ से, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। ऑन एयर होने से पहले 4 महीने तक सिर्फ स्क्रिप्ट्स ही लिखी, प्रैक्टिस ओके कराई गई कि आप लिखें एंड राइट एंड राइट एंड राइट मोर, बिकॉज इफ यू वांट टू स्पीक गुड यू शुड नो हाउ टू राइट गुड। राइटिंग ओके हर तरह की, मतलब वो छोटी सी कहानी भी हो सकती है, एक छोटा सा जोक भी हो सकता है, एक एक वन लाइनर भी हो सकता है, एक पीजे भी हो ओके सकता है, वो एक मतलब आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप ऑडियो में हो, आप दिखोगे नहीं, आपको सुनने वाले के दिमाग में एक इमेज बनानी है। बिल्कुल थिएटर ऑफ माइंड जैसे हम कहते हैं कि आपको उसके दिमाग में एक थिएटर रन करना है कि वो रियलाइज करे कि आप अमिताभ बच्चन को मिमिक कर रहे हैं या आप गब्बर सिंह की मिमिक्री कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो पकड़ लेगा, उसके कान बड़े क्विक है, वो बता देगा कि नहीं बैठा है यार, मजा नहीं आया। तो यू शुड बी परफेक्ट इन दैट सेंस। तो वाकई चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था और अभी भी है। आरजे बनने के लिए लोगों को लगता है आवाज़ अच्छी है इसलिए हम आरजे बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको ओके काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली कंटेंट। आपके पास में आइडिएशन और कंटेंट होना चाहिए। तो या ओके दैट वाज डेफिनेटली चैलेंजिंग। सो अब आते हैं वॉइस ओवर वाले पार्ट पे। तो वॉइस ओवर वाला पार्ट हमें बताएं आपका क्या है, किस तरह से होता है सब कुछ? वॉइस ओवर वाला पार्ट अगेन, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक आवाज़ से भी एक्टिंग होती है, वॉइस एक्टिंग। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है वो, उसको पता होता है कि वॉइस एक्टिंग कैसे करनी है। मतलब उसे पता है कि उसे उसकी आवाज़ से किस तरह का किरदार निभाना है। वो हो सकता है कि आप मैं समय हूँ, महाभारत के जो समय हैं हरीश भिमानी जी, वैसा कोई नरेटर का किरदार निभा रहे हो।
या आप निभा रहे हैं टकीशीस कैसल के जावेद जाफरी का किरदार जिसको फन क्रिएट करना है सिर्फ आवाज बिल्कुल। से, वो दिखाई नहीं देते। या फिर हो सकता है अब लगान के अमिताभ बच्चन हो, लगान में बच्चन साहब का नरेशन था स्टार्टिंग में, नरेशन जो था। उनका भुवन के बारे में नरेशन चल रहा था, तो हो सकता है आप केवल वो हो जो एक रॉयल नरेशन दे रहे हैं उस पूरी मूवी को, और उसकी वजह से कहानी का एक इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। तो आप जो वॉइस एक्टिंग है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिसको बोला जाएगा, उसको ये पता होना चाहिए वो किस तरह का किरदार निभा रहा है। इट कैन बी कि आप सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का वॉइस ओवर कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ एक एंकर की आवाज देनी है कि जाइए इस एड्रेस पर और ढूंढिए हमारे पास है बेहतरीन चीजें। सो दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव वॉइस ओवर। हो सकता है आप एक कैरेक्टर वॉइस ओवर कर रहे हो कि आप एक ओके। एडवर्टाइजमेंट का कोई किरदार बने हो, तो आपको ओके। वो आना चाहिए। आपको अपनी आवाज पर एक रिदम होती है वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, जो जो धीरे धीरे काम करके ही आती है। वो मैं अगर इंस्टेंटली बताना चाहूँ तो नहीं बता सकता, बट एक तरह का मोमेंटम होता है जब आप आरजे वॉइस ओवर देते हैं। एक तरह की वेव्स होती हैं जो आप साउंड में क्रिएट करते हैं, और वो स्टैटिक होनी चाहिए। आपकी आवाज़ लड़खड़ानी नहीं चाहिए, आपकी आवाज़ में वो क्लैरिटी और वो इम्पैक्ट होना चाहिए जो उस वॉइस ओवर को ज़रूरी है। ओके। वॉइस ओवर, जैसे आप कई सारे बॉलीवुड वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो उसके बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर चल रहा होता है जो न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव टाइप का होता है कि सलमान खान ने कहा है ये और शाहरुख खान सुन रहे हैं ये बात। ये एक तरह का फ्लो है, आपको उस वॉइस ओवर आर्टिस्ट का फ्लो समझना होगा। ओके। हो सकता है कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हो जिसमें एक कहानी चल रही है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट नरेट कर रहा है स्टोरी, तो वो कहानी के अंदर फीलिंग्स लेकर आएगा कि तभी उसने उस बच्चे से कहा और आपको पता है फिर क्या हुआ। तो ये वो बच्चे को सुनने के लिए अट्रैक्ट करती है चीज़। ये वो इमोशंस हैं जो आपके वॉइस ओवर में आते हैं। और उसके ओके। बाद वहां से राजा चले गए, तो ये दिस इज द लाइन जो पूरा सेंटेंस का फील जो है वो चेंज कर देती है, क्योंकि वो राजा गए। अगर चोर जाएगा तो, और उसके बाद वो चोर वहां से चला गया, तो चोर चोर की तरह जाएगा, वो राजा की तरह नहीं बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये डिफरेंस आप आवाज में लेकर आते हैं कि सुनने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये चोर गया है, और एक है कि वो राजा यहां से चला गया। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द कैरेक्टर, और आप उस कैरेक्टर को या उस नरेशन को आवाज दे रहे हैं तो वो फील देंगे आप। कोई छोटा सा जानवर है जिसकी आप आवाज की बात कर रहे हैं, या आप किसी छोटे से देखो मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तो बहुत मुश्किल है, बहुत दूर जाना है, तो ये आपकी आवाज के अंदर इंस्टेंट आएगा और लगेगा कि हाँ यार ये आपने कैरेक्टर को आवाज दी। सो दिस इज द काइंड ऑफ वॉइस ओवर्स वी डू, या ओके। वी गेट एसोसिएटेड विद। और जिस तरह का किरदार है उस तरह की आवाज और किरदार को समझना जरूरी है। जैसे थिएटर में बात करें, आप अगर ऑन स्टेज थिएटर या एक्ट कर रहे हैं तो यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। जब आप उस कैरेक्टर को अपने से यू आर प्लेइंग चाणक्य, तो चाणक्य कैन नॉट बी समवन जो कॉन्फिडेंट नहीं है। चाणक्य में वो कॉन्फिडेंस चेहरे पर होना चाहिए, अपनी बातों में, अपने एक्सप्रेशंस में, आंखों में, हर तरह से उसमें वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, क्योंकि वो चाणक्य है, वो सब कुछ बदल देगा, सारी रणनीति चेंज कर देगा। सिमिलरली अगर आप प्ले कर रहे हैं डरे हुए सैनिक का किरदार जो अपने राजा से डरा हुआ है, तो उसकी आवाज में वो डर आएगा। तो जब आप वो कैरेक्टर समझते हैं तब आप वो वॉइस ओवर समझते हैं कि हाँ यार इसको मुझे इस तरह की वॉइस देनी है, या इस तरह से समझना पड़ेगा आपको कि ये कौन है कैरेक्टर जिसको मैं आवाज दे रहा हूँ, या ये किस तरह की लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप एक एडवर्टाइजमेंट रीड कर रहे हैं एंड इट इज एडवर्टाइजमेंट अबाउट एन इमरजेंसी सर्विस, जिसमें आप हॉस्पिटल की किसी इमरजेंसी सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इस तरह की 24 घंटे सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें आप खुश साउंड नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी सर्विस में कोई खुश होकर नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि और हमारे यहाँ पर दी जाती हैं 24 घंटे सुविधाएं। ये इमरजेंसी सर्विस के लिए आप इतना स्माइल करके नहीं बोल सकते। देयर हैज टू बी अ सिंसियरिटी टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑल्सो। आप किसके लिए बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये डिफरेंस है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ये समझना होता है कि मैं किस लाइन को पढ़ रहा हूँ, वो सुनने वाला क्या समझेगा। अगर किसी का आपने वॉइस ओवर दिया कि मेरे घर में एक एक्सीडेंट हो गया है, तो यू कैन नॉट बी हैप्पी इन द वॉइस ओवर कि मेरे घर में कोई एक्सीडेंट हो गया। आपको सैड, परेशान, थोड़ा सा हतप्रत जिसे कहते हैं, वैसा दिखना पड़ेगा अपनी आवाज के जरिए। तो वही वॉइस ओवर करेक्ट होगा। इट कैन बी सॉफ्ट वॉइस ओवर। जब आप मदर्स डे की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ प्यार है, माँ ये है। लेकिन आप दोस्तों की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी। दोस्त ऐसे होते हैं, दोस्त वैसे होते हैं, दोस्त जरा, तो आपके चेहरे पर एक तरह की नॉटी स्माइल है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स। लेकिन माँ के बारे में बात करते टाइम आपका इमोशन अलग होगा। तो ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट के अंदर ये सारी बारीकियां उसको, मुझे लगता है, पता होनी चाहिए। वो सीख जाता है अगर उसे अपनी आवाज पे कमांड है तो। फिर धीरे धीरे वो समझ जाता है कि ये बात कैसे बोलनी है मुझे माइक के सामने। So these are the basics about a voice over artist. Again, यहाँ भी वही अप्लाई होता है। What you are saying, to whom, किससे कह रहे हो, और how, कैसे कह रहे हो। तो ये बेसिक्स हैं हमारे, ये हर जगह काम आते हैं। What, to whom and how.
ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, चाहे आप आरजेइंग में हो, चाहे आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, चाहे आप थिएटर में एक्ट ही क्यों नहीं कर थिएटर रहे आर्टिस्ट। हैं। ये चीजें ध्यान, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका स्टोरी टेलिंग। ये किस तरह से हाँ, स्टार्ट हुआ, आइडियाज जो क्या है वो किस तरह से हुआ? ये शुरुआत तो इसकी बचपन से हो ही गई थी, क्योंकि कहानियां हम सब सुनाते हैं, मैं भी बिल्कुल। सुनाता था। मैंने मेरे फैमिली में दोस्तों को किस्से कहानियां खूब सुनाए हैं। मेरे जो स्कूलमेट्स हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, दे नो कि मैं बोलता हूँ तो पूरा किस्सा खत्म कर देता हूँ और वो लोग सुनते रहते हैं। तो ये पता नहीं पर्सनल लाइफ में तो था ही, लेकिन एट द मैं भी सेम टाइम उनमें इफ मैं भी उनमें ही हूँ। करेक्ट, तुम भी उनमें ही हो। अगर मैं बात करूं स्टोरी टेलर एज, जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है रेडियो सिटी, जिनके लिए मैं अभी आई एम वर्किंग विद दैट ब्रांड, विद दैट कंपनी। उनका एक नया शो है चली कहानी। तो चली कहानी में मैं एज अ स्टोरी टेलर, मैंने अपने करियर की प्रोफेशनली बोलूँगा कि मैंने शुरुआत करी कि मैं अपने प्रोफेशन में पहली बार स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। अलग अलग टाइम पे अलग अलग शहरों में शो आता है, जैसे उदयपुर, कोटा, बीकानेर में ये 11 से 1 आता है, और जयपुर, अजमेर में 3 से 5 बजे तक ये मेरा शो आता है रेडियो सिटी पर, जहां पर अभी मैं कहानियां सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी, बेस्ट स्टोरीज ऑफ मुंशी प्रेमचंद। जैसे ओके। ईदगाह आपने बचपन में सुनी होगी, या नमक का दरोगा, या दो बैलों की कथा। ये वो कहानियां हैं जिन्होंने हमें कहानियों समझाई, कहानियों को सुनना सिखाया, ये मान लीजिए। सो बिल्कुल। दीज वर द स्टोरीज। सो यहाँ से मेरी एज अ स्टोरी टेलर शुरुआत हुई। आई परफॉर्म्ड स्टोरी टेलिंग ऑन स्टेज लाइव। अभी रिसेंटली उदयपुर टेल्स, एक इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल होता है उदयपुर में, वहाँ पर मैंने अपनी खुद की लिखी एक स्टोरी नरेट की। एंड देन मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, 11 वर्ड स्टोरी, जिसमें मैं 11 वर्ड्स में एक स्टोरी खत्म कर रहा था। कोशिश ये ओके। कर रहा था कि 11 वर्ड्स में मैं लिखूं और लोग उसे समझ जाएं। अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही सही है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैंने वो भी किया। मैंने अभी एक नई छोटी सी चीज़ शुरू की है, दैट इज़ पिक्टोरी। मैं किसी भी पिक्चर को देखता हूँ, कोई भी एक फोटो, उस पर एक कहानी लिखता हूँ। सो दैट ओके। इज़ पिक्टोरी। वो मैं अगेन खुद को बेटर करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो राइटिंग स्किल है वो बेटर हो। तो मैंने उस पर अपना पहला एपिसोड, अभी पीला स्कूटर करके एक स्टोरी है जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलेगी, पिक्टोरी ओके। मैंने अभी अभी उस पर डाली। सो बिल्कुल। दैट इज माय स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट। आई स्टार्टेड डूइंग स्टोरी टेलिंग, तो वो जारी है, वो चलता रहेगा। एज यू कैन सी माय हैंडल इज कहानी वाला रजत, क्योंकि मैं कहानियां सुनाना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के पीछे कहानी होती है। बिल्कुल। तो कहानियां एंडलेस हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं जो सुनाई जाने लायक हैं, सुनाई जा सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो ओके। कहानियां लोगों को सुनाऊं और एंटरटेन करूं विद द मीडियम ऑफ स्टोरीज। तो एक लाइव स्टोरी अभी हो सकती है, कोई सी भी छोटी सी? हो सकती है। मैंने हाल ही में एक छोटा सा तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। बड़ा, ठीक है, यू कैन से ज़्यादा बड़ा नहीं। इट्स अ पॉडकास्ट अबाउट अ स्टोरी ऑफ कर्ण, महाभारत का। जो, अगर आप महाभारत फॉलो कर रहे हो इन दिनों, तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे और उन सबको लगता होगा, मुझे भी लग रहा था कि कर्ण के साथ ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज अ मोर डिजर्विंग कैरेक्टर। धर्म का बिल्कुल। फॉलो किया, न्याय को फॉलो किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने साथ दिया दुर्योधन का, इसलिए उनके साथ में इतने अन्याय हुए। तो ये तो सही नहीं है। तो वाकई ये सही नहीं है। इसके पीछे कहानी त्रेता युग से शुरू होती है, यानी कर्ण के एक पहले के जन्म से। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण उससे पहले जब जन्मे थे, तब वो दंभोधाव नाम के राक्षस के रूप में आए थे। और उस राक्षस ने सूर्य से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई मुझे मार ना सके। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा वरदान दो कि मेरे पास में 1000 कवच हो, और 1000 कवच के हर कवच को जो तोड़े वो तोड़ते ही मर जाए। तो मेरा कवच तोड़ने के लिए किसी को 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, और जो तोड़ेगा वो मर जाएगा। तो भगवान ने वरदान दे दिया, और उसके बाद उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया, जैसा कि पहले माइथोलॉजिकल स्टोरीज में होता था कि राक्षसों को जब वरदान मिला तो वो आतंक मचाएंगे। उसके बाद विष्णु की शरण में बाकी लोग गए और कहा कि आप इसको रोकें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको रोकता हूँ। तो सती माता के जो पिता थे दक्ष प्रजापति, उनकी एक पुत्री और थी। उस पुत्री के 2 पुत्र पैदा हुए, मतलब 2 लड़कों ने जन्म लिया, जिनका नाम था नर और नारायण। ठीक है, तो नर और नारायण ने क्या किया, ये तपस्या की कि भाई वो दंभोधाव को मारेंगे। नर और नारायण में एक खास बात थी कि दोनों अलग शरीर थे पर आत्मा एक ही थी। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इंटरेस्ट ना लेते हो माइथोलॉजी, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दैट्स व्हाई आई एम नरेटिंग दिस स्टोरी।
नर और नारायण ने ये फैसला कर लिया था। तो नर और नारायण एक ही आत्मा थे। तो एक तरफ नर जो था वो लड़ने आया दम्बोदाव से और नारायण ने तपस्या शुरू की। तो नारायण को 1000 साल की तपस्या करनी थी। जब वो तपस्या करते तो नर की शक्ति बढ़ती जाती। तो नर ने दम्बोदाव से युद्ध करा और एक कवच तोड़ दिया। जैसे ही ओके ओके ठीक है, नारायण की तपस्या पूरी हो गई तो नारायण को मिला महामृत्युंजय मंत्र। उन्होंने उस मंत्र से नर को फिर जीवित कर दिया। अब वो लड़ने लगे और नर तपस्या करने लगे। ऐसे करके ये साइकिल चलता रहा। एक तपस्या करता, दूसरा कवच को तोड़ता, फिर एक तपस्या करता, फिर दूसरा कवच को तोड़ता। 999 कवच टूट गए, एक कवच रह गया। ओके तब दम्बोदाव ने सूर्य से एक वरदान मांगा कि आप मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। तो सूर्य ने कहा मेरी शरण में कोई आया है तो मैं उसे मार नहीं सकता, मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। नर नारायण ने कहा कि आप आज इसका साथ दे रहे हो ना, तो कल जब ये वापस अगर दुनिया में आया है, दुनिया में रहा, तो आपको इसके पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। ओके और फिर जब दूसरी बार मतलब द्वापर युग में जब महाभारत हुई, तब दम्बोदाव और सूर्य देवता का मिश्रण मतलब दोनों का अंश लेकर कर्ण पैदा हुआ। क्योंकि वो सूर्य पुत्र था तो उसके अंदर दम्बोदाव का भी एक पार्ट था। इसलिए उसको दम्बोदाव के पापों का भुगतान करना था, क्योंकि वो पाप उसके साथ चले आ रहे थे। ओके नर और नारायण ने भी दोबारा जन्म लिया। नर और नारायण बने श्री कृष्ण और अर्जुन, यानी नर बने अर्जुन और नारायण Okay. बने श्री कृष्ण। ओके उन्होंने वो आखिरी जो कवच था वो तोड़ा, लेकिन Okay. खुद नहीं तोड़ा। आप ध्यान से देखेंगे, अगर वो तोड़ देता अर्जुन तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए वो कवच उन्होंने नहीं तोड़ा। वो कवच उनसे इंद्रदेव ने पहले ही दानवीर कर्ण से मांग लिया था और वो दान दे देते थे, इसलिए उन्होंने दान दे दिया। लेकिन उसकी मृत्यु का कारण नर और नारायण ही बने और कवच नहीं तोड़ना पड़ा। सो इट वाज एन इंटीग्रेटेड स्टोरी। ये मान लीजिए आप, ये त्रेता युग और द्वापर युग दोनों की कहानी थी। इसीलिए कर्ण को, हाँ, इसीलिए कर्ण को ये अन्याय सहने पड़े या इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। एज पर आर माइथोलॉजी कि आपका जो कर्म है वो आपको नहीं छोड़ता। तो कर्म आपका पीछा हमेशा करेगा। वॉट एवर यू डू, जो भी आप करेंगे उसका आपको भुगतान कल करना भुगतना पड़ेगा। पड़ेगा एग्जैक्टली। ओके यहाँ पे So this- कमलेश भैया कह रहे हैं स्टोरी ऑफ बद्रीनाथ। स्टोरी ऑफ बद्रीनाथ। यार दोस्त, मैं कहानियां वही सुना पाता हूँ जिनके बारे में मैं पूरी तरह जानता हूँ। तो मैं बेशक कहानी को पूरी तरह जान के जरूर सुनाऊंगा। इसी फितूरी के हैंडल पे वापस आऊंगा सुनाने के लिए। मैं अभी वही कहानियां सुनाता हूँ जो मैं पूरी तरह जानता हूँ। ओके सो अब अगर देखा जाए, जैसे आर्टिंग वाला पार्ट होता है, आपका वॉइस ओवरिंग वाला पार्ट होता है, कहानी वाला तो ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन अब अगर देखा जाए, बहुत सारे अब लोगों की जो है आर्टिस्ट वगैरह चीजें में सब में इंडल्ज हो रहे हैं। अब उनके पास यूट्यूब है, इतनी सारी चीजें हैं, तो बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। तो अब जिसको सही डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है या फिर आपने जो भी करते हैं ये सब कुछ करना चाहता है, कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, हर चीज की एक अलग शुरुआत है। यूट्यूबर बनना है तो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ वीडियोस एंड कंटेंट। आप केवल कंटेंट लेकर नहीं जा सकते, आप केवल वीडियो की नॉलेज लेकर नहीं जा सकते, आपको दोनों आने चाहिए। एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको अपना कंटेंट प्रमोट करना भी आना चाहिए। वो भी हवा में नहीं होता कि कोई भी व्यूज दे रहा है आपको। सो यूट्यूब का एक अलग बिगनिंग है। रेडियो की बिगनिंग है इंटर्नशिप्स। आप किसी रेडियो स्टेशन के साथ इंटर्नशिप करें, आप उनसे ऑन जॉब ट्रेनिंग ले, वो आपको जहाँ जो भी आरजेज हैं, जो भी प्रोग्रामिंग टीम है, वो आपको सिखाएगी, आप सीखेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट योर करियर। तो रेडियो के लिए इंटर्नशिप्स पॉसिबल हैं। यूट्यूबर बनना है तो हो सकता है कि यूट्यूबर्स की कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो। आई डोंट नो देम, आई डोंट नो दैट पर्सनली, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हो सकता है वो सीख सकते हैं। हो सकता है आप इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर या मे भी टिकटॉक पे कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उसके बेसिक समझने पड़ेंगे कि क्यों है, क्या है, और फिर आप उस पर प्रैक्टिस करें हर प्लेटफॉर्म पे। इट्स लाइक मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। जैसे मैथ्स थी बचपन में, आप प्रैक्टिस करते थे, सॉल्व प्रॉब्लम्स को, और आप मैथ्स में अच्छे हो जाते थे। तो लाइफ भी इसी तरह की मैथमेटिक्स है। जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आगे जाके करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी बात। तो मेरे हिसाब से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखर के आएंगे, चाहे आप यूट्यूबर बने, चाहे आप कुछ भी बने। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो अल्टीमेटली जो मेरा रीज़न है ये बताने का, वो ये है कि हर चीज़ की अलग शुरुआत है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको एक अलग तरह से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप बनना चाहते हैं कि टिकटॉकर, तो आपको एक अलग तरह से शुरुआत, आपको पहले जानना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट बना लेते हैं, आप एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं, आप रेडियो पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप रेडियो के लिए ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब चल रहा है तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगा। ये वैसा ही है जैसे हम बचपन में सब्जेक्ट्स लेते थे कि सब मैथ्स ले रहे हैं तो मैं मैथ्स ले रहा हूँ, सब कॉमर्स ले रहे हैं तो चलो मैं कॉमर्स लेता हूँ, तो सब यूट्यूब पे जा रहे हैं तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, सब टिकटॉक कर रहे हैं तो मैं टिकटॉक करूँगा। तुम्हारी एक अलग स्पेस है। लाइक इफ़ यू आर वेरी गुड एट डांसिंग, बीइंग यू, फितूरी, निखिल,
यू आर वेरी गुड एट डांसिंग, तो यू विल थिंक अबाउट डांसिंग, और तुम डांस वीडियोस बनाओगे जो यूट्यूब पे जाएंगे। तुम कैरी मिनाटी बनने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा स्टाइल नहीं। तो बिल्कुल। आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ेगी और उसी पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भेड़चाल में फिर वही प्रॉब्लम होगी जो बचपन में हो रही थी कि सब लोग मैथ्स ले रहे हैं, मेरी मैथ्स नहीं चल रही, सबने साइंस ली, मेरी साइंस नहीं चली। ऑब्वियसली सब लोग वीडियो बना रहे हैं तो मेरा वीडियो नहीं चला, नहीं चलेगा, क्योंकि ओके। वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो बिल्कुल। कहीं से भी शुरू करो, अपनी स्ट्रेंथ समझो, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, फिर शुरू करो। तो अगर देखा जाए उस वाले टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था और अभी वाले टाइम में अगर देखा जाए, सोर्सेज बहुत ज्यादा है। आपको क्या बहुत लगता है ज्यादा है। कि यार बहुत ज्यादा है या नहीं है? ऐसा कुछ आप मानते हैं कि उस टाइम मेरे पास बहुत कम सोर्सेज थे? अभी क्योंकि इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ऊपर इंटरनेट है, उस टाइम में शायद इंटरनेट इतना यूज लोग करते भी नहीं थे। बहुत सोर्सेज थे, बहुत कम कंपटीशन था। बहुत सोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो जो आरजे आज कर रहे हैं उनका कंपटीशन मतलब रेडियो पर सीधे भुवन बाम से हो जाता है, क्योंकि आदमी कंपेयर आपको वहीं से करता है, क्योंकि उसने देख लिया था। मेरे टाइम पे अगर मैंने इंटरनेट पे कोई वीडियो देखा तो दूसरे ने शायद देखा भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में फोन ही नहीं है, 2G है, 3G है। तो मेरे पास रिसोर्सेज कम थे, तो कंपटीशन भी कम था, हम्म। क्योंकि लोग आरजे को आरजे से कम्पीट करवाते थे कि यार ये एक आरजे दूसरा आरजे। अब आरजेस का कंपटीशन होता है सीधे यूट्यूबर्स से, कपिल शर्मा से, स्टैंड अप कॉमेडियंस से। तो वो देखते हैं कि यार इफ वी आर कंज्यूमिंग एवरी कंटेंट देन वी विल कंपेयर यू विद एवरीवन। तो अगर बिल्कुल। आपके पास सोर्सेज ज्यादा हैं, तो मैं मानता हूँ हमारे टाइम पे रिसोर्सेज कम थे तो कंपटीशन कम था, तो वी वर ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता नहीं था। छोटे मोटे में भी लोगों को लगता था कि अरे वाह यार क्या काम किया। लेकिन एट द सेम टाइम जब आज की बात करो, जो आज आरजेज हैं उनके पास में रिसोर्सेज बहुत हैं, तो उनका कंपटीशन डायरेक्ट किसी बड़े डिजिटल इन्फ्लुएंसर से होता है, किसी बड़े बिल्कुल। टिकटॉकर से होता है, किसी बड़े यूट्यूबर से होता है। तो उनको केवल आरजेइंग से उनका वो मान लीजिए कि वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं। उनको बहुत सारे स्किल्स लेने पड़ते हैं, मे बी वीडियोस बनाना सीखना पड़ता है, मे बी एडिटिंग सीखनी पड़ती है, एनीथिंग, मतलब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया ना यार, तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। तो ओके। ये वो ब्लेस्ड टाइम था हमारा जब रिसोर्सेज कम थे, कंपटीशन कम था। इसमें कम था। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दैट्स ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो अभी जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो आप सारे हमें सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज सबसे पहले तो। देखो मैं मतलब मैसेज जितना बड़ा सेलिब्रिटी हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी भी इंटरव्यूज लेता हूँ लोगों के, एंड आई आस्क देम कि व्हाट इज योर मैसेज, क्योंकि वो लोग वाकई कोई मैसेज दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज के हो सकता है कि जो सुन रहे हैं उनमें से कुछ हों जो मुझसे छोटे उम्र में, कुछ हों जो अभी इस फील्ड में जाना चाह रहे हो, कुछ हों जो शायद सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि चलो कुछ यार बोर हो रहा था तो फितूरी का लाइव देख लेते हैं। मे भी हो सकता है कि वो मेरा लाइव देख रहे थे, वॉट एवर इट इज। मैसेज नहीं है, सिर्फ ये है कि नो योर सेल्फ। आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप किसी चीज़ में ख़राब हो सकते हैं। अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो तो अपनी वीकनेस को समझो। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आप अच्छी नहीं करते हो, अच्छी क्या करते हो ये दुनिया बता देगी, कि यार तू बहुत अच्छा गाता है, यार तू बहुत अच्छा डांस करता है, तो पीपल आर देयर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मैं अच्छा नहीं करता हूँ यार, ये लोग ज़बरदस्ती चढ़ा रहे हैं, ये मैं नॉर्मल करता हूँ यार, ये बहुत ओकेश है यार। तो डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, नॉट अंडर एस्टिमेट बट डोंट ओवर एस्टिमेट, एंड यू शुड नो कि आपको क्या नहीं आता है। अगर आप वो समझ लें कि आपको क्या नहीं आता है, तो लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है कि यार ये नहीं करना मुझे। जब तक ये नहीं होता ना, ओके। तब तक हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, ये भी कर लेता हूँ, एग्जाम भी दे देता हूँ, गवर्नमेंट में भी चला जाता हूँ, और मैं स्टेज पे एंकर भी बन जाता हूँ, और मैं आरजेइंग भी कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लोग करने लगते हैं। तो यू शुड नो कि आपको क्या नहीं करना है, तो लाइफ ईजी हो जाती है, सॉर्टेड रहती है। तो क्या ओके। करना है पर मत फोकस करो, क्या नहीं करना है पे फोकस करो, तो अपने आप लिस्ट छोटी हो जाएगी। सो दैट इज इट, दैट इज फ्रॉम माई एंड। ओके। सो आज हमारे से मैंने लिटरली आज जो कहा था वही मैंने कर रहा, मैं सिर्फ सुनने के लिए आया था आज और मेरा काम सिर्फ सुनने का ही था। और बहुत टाइम बाद मैं एक्चुअली आपको सुनना चाह रहा था और हमारी बात नहीं हो पाती है और मिल नहीं पाती है। तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच थैंक यू निखिल, सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच अपना मच। टाइम देने के लिए। थैंक यू और सो मच, एंड आई थैंक यू सो थिंक मच टू द पीपल जो गॉट इन्वॉल्व, जो जुड़े इस लाइफ से, वो ज्वाइंड इन। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक मैंने ज्यादा बोर नहीं किया होगा, ज्यादा परेशान नहीं किया होगा, वैसे मैं भी जब मौका इतना ही नहीं बहुत। देता। सो थैंक यू सो मच और थैंक आप यू सो मच आने वाले एवरीवन, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट और मेरी तरफ से प्रणाम। सेम टू यू एंड ऑल द बेस्ट। चलो बाय। थैंक यू। थैंक यू। सो गाइज ये थे आरजे रजत और मेरे गुरु जिनसे मैंने एंकरिंग वाला पार्ट बोलना सीखा है। अगर मैं अभी सामने बोल रहा हूँ तो आप 100% है उन्हीं की तरह मैं ट्राई करता हूँ और उनसे ही जो मैंने सीखा है सामने है आपके और बात कर पा रहा हूँ आपसे। इवन मैं
था जो कि मतलब लोगों को फेस भी नहीं कर पाता था, मैं उस तरह का था। माइक हाथ में आज तक कभी लिया नहीं था, और जो कुछ भी सीखा इनसे ही सीखा है मैंने, भैया से। और आज जो मैंने इन भैया ने बताया 100% आप लोग अप्लाई करें कि अपन आप जो नहीं कर सकते उसको जाने, क्या कर सकते हैं वो तो आपको लोग बता ही देंगे। सो 100% अप्लाई करें, और जो आर्जिंग और वॉइस ओवर, ये स्टोरी टेलिंग, जो भी चीजें भैया ने आज बताई, आई होप अगर आप करना चाहते हैं तो वो चीजों का आप अप्लाई कर रहे हैं अपने डेली प्रैक्टिस के अंदर। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, और आपको जो उस चीज के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, किस तरह से करना है उसका डायरेक्शन मिला होगा। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कल फिर हम वापस जुड़ेंगे, टाइम और पोस्ट जैसा भी होगा आपके पास आ जाएगा अभी रात तक। सो थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।